आज हम हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स या एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड को डिस्कस करेंगे। तो क्या है हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स? हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स, इसमें यहाँ से ये भी दे सकते थे एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड। तो हेलो एल्कीन, हेलो एरीन्स ये IUPAC नेम है। एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड ये कॉमन नेम है। तो चैप्टर दोनों के नाम से आ जाता है। हेलो एल्कीन, हेलो एरीन्स के नाम से भी मिल जाएगा, एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड के नाम से भी मिल जाएगा। तो इसमें पहले हम हेलो एल्कीन्स स्टडी करेंगे। हेलो एल्कीन्स में देखते हैं मोनो हैलाइड। मोनो का मीनिंग होता है वन हैलोजन एटम, डाई टू हैलोजन एटम। डाई के साथ अब इसमें दो कंडीशन आती हैं, जेम डाई हैलाइड एंड विच डाई हैलाइड। जेम डाई हैलाइड होगा यदि एक ही कार्बन पर दो हैलोजन एटम आ जाते हैं तो उस कंडीशन को जेम डाई हैलाइड या जेमिनल कंडीशन कहेंगे। और यदि नज़दीकी कार्बन, एडजेसेंट कार्बन पर हैलोजन एटम आते हैं तो उसे हम विच डाई हैलाइड कहते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जेम डाई हैलाइड, एक कार्बन पर दो हैलोजन एटम प्रेजेंट हैं। विच डाई हैलाइड, दोनों नज़दीकी कार्बन हैं, नज़दीकी कार्बनों पर Cl यहाँ पर प्रेजेंट है। तो यही ध्यान रखना है, टू हैलोजन एटम्स प्रेजेंट ऑन सिंगल कार्बन एटम, टू हैलोजन एटम्स प्रेजेंट ऑन टू नियरेस्ट कार्बन एटम। तो ये जेम डाई हैलाइड एंड विच डाई हैलाइड कभी कभी पूछ लिया जाता है। उसके बाद ट्राई हैलाइड्स, थ्री हैलोजन्स। आगे हम देखें पॉलीहैलाइड्स, मोर देन थ्री हैलोजन। उसके बाद प्रिपरेशंस ऑफ एल्काइल हैलाइड। प्रिपरेशंस ऑफ एल्काइल हैलाइड में फर्स्ट फ्रॉम एल्कोहल हम देखते हैं। एल्कोहल से जब हम इसकी प्रिपरेशन करते हैं तो तीन तरीके हम यहाँ अपना सकते थे। यहाँ पर हैलोजन एसिड यूज कर सकते थे, इसके साथ साथ एनहाइड्रस ZnCl2 अगर लेते हैं, लूकास रिएजेंट, फास्फोरस हैलाइड, PX3, PX5, SOCl2। तो इस तरह से हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं एल्कोहल के OH ग्रुप को हैलोजन से रिप्लेस करा देते हैं। तो देखो किस तरह से, यहाँ अगर हम देखें तो ये एल्कोहल जैसे ही X इसके साथ हीट करते हैं तो H2O रिमूव हो जाएगा और X ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर एनहाइड्रस ZnCl2 ले सकते थे, OH, H2O, Cl ऐड हो जाएगा, Cl ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ से हम इनको रिमूव करके Cl ऐड कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट था बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड कह सकते थे या फिर इसको लूकास रिएजेंट, लूकास रिएजेंट। तो पहले हम एल्कोहल से प्रिपेयर कर सकते हैं एनहाइड्रस ZnCl2, और इसका फंक्शन भी पूछ लिया जाता है कई बार, कंपटीशन लेवल पर भी पूछा जा सकता है। एनहाइड्रस ZnCl2 यूज्ड, एनहाइड्रस ZnCl2 यूज किया जाता है टू ब्रेक CO बॉन्ड टू फॉर्म कार्बोकैटाइन। एनहाइड्रस ZnCl2 इस CO बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए यूज किया जाता है जिससे कि कार्बोकैटाइन फॉर्म हो जाए। कार्बोकैटाइन फॉर्म हो जाएगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट बन जाएगा, तो उसके बाद रिएक्शन आसानी से फॉर्म हो जाएगी।
रिएक्शन इंटरमीडिएट, उसके बाद रिएक्शन इंटरमीडिएट दूसरे रिएक्टेंट से रिएक्ट करके प्रोडक्ट फॉर्म कर लेगा। दूसरा यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है हेलोजन एसिड्स का। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ये रहेगा, क्यों रहेगा? ड्यू टू लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ HI देन HBr विच इज टर्न लेस देन दैट ऑफ HCl। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप हम जाएंगे, हेलोजन एटम का साइज बढ़ता चला जाएगा, और हेलोजन एटम का साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, लेकिन बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी, तो वो बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा और रिएक्टिंग स्पीशीज इजीली ऑब्टेन्ड हो जाएगा। तो इसलिए रिएक्टिविटी ऑर्डर ये रहता है। यहीं पर रिएक्टिविटी ऑर्डर हम अगर एल्कोहल्स का देखते हैं तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि टर्सरी एल्कोहल 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, तो यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा। कार्बोकैटायन, इस कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होती है वो रहती है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये रहता है। अब यहां पर एक पॉइंट ध्यान रखना, यहां कंफ्यूज हो सकते हो आप लोग कि रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी, जब कभी भी रिएक्शन इंटरमीडिएट्स का केस आए, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के केस में रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, अदरवाइज रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब कभी रिएक्शन इंटरमीडिएट की कंडीशन में हम देख रहे हों तो रिएक्टिविटी हमेशा स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी, अदरवाइज कहीं और देखते हो तो स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। क्लियर है? तो यहां इसलिए जो रिएक्टिविटी है एल्कोहल्स की 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री हो जाती है, 2 डिग्री और 1 डिग्री। यही इसका रीजन है कि जो रिएक्टिविटी है एल्कोहल्स की 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री यहां पर देखने को मिलती है। ये 3 डिग्री हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा, 1 डिग्री। दिस इज ड्यू टू फैक्ट दैट greater the number of electron leasing group on the alpha carbon atom of the alcohol, more is the polarity of COH bond. As a result, the cleavage of CO bond becomes easy और कार्बोकैटायन फॉर्म इजीली। तो CO बॉन्ड आसानी से ये ब्रेक हो जाएगा, और CO बॉन्ड आसानी से ब्रेक होते ही कार्बोकैटायन आसानी से बन जाएगा, और जितनी आसानी से कार्बोकैटायन बनेगा उतना ही स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, उतनी ही रिएक्टिविटी फास्ट हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल हो सकते हैं, सेकंड है बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड। फॉस्फोरस हैलाइड को हम अगर अल्कोहल से ट्रीट कर देते हैं तब भी हम हेलो एल्केन्स या एल्काइल हैलाइड फॉर्म कर सकते हैं। फॉस्फोरस हैलाइड यहां पर PX3 हो सकता है, PX5 हो सकता है। ध्यान रखना है PX3 के केस में PX3 जब आएगा तो यहां पर साइड प्रोडक्ट H3PO3 या फिर POH होल थ्राइस निकल जाएगा, और PX5 जब होगा POX3 प्लस HX निकलेगा। तो ये साइड प्रोडक्ट ध्यान रखने हैं इस तरह से। तो यहाँ पर PX5 ये रिएजेंट में हम लोगों ने पढ़ा था, रिएजेंट्स की वीडियो तुम्हारी पड़ी हुई है। तो रिएजेंट्स हमने पढ़ा था फॉस्फोरस हैलाइड PX3, PX5, PCl3, PCl5, P प्लस Br2, P प्लस I2। क्योंकि आयोडीन और ब्रोमीन बिगर साइज होने की वजह से हम उसको फ्रेशली प्रिपेयर लेते हैं, तो जब PBr3 लोगे तो उसको P प्लस Br2 कंसिडर करोगे, PI3 लोगे तो P प्लस I2।
या रेड फॉस्फोरस प्लस I2 आ सकता है, तो तुम्हें सब ध्यान देना है, उसको क्या मानोगे, Pi3 या PbR3। तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, ये OH ग्रुप को X से सब्स्टिट्यूट करेगा, OH ग्रुप को हटा देगा और इसकी जगह पर X लगा देता है। क्या फंक्शन होता है इस रिएजेंट का, रिएजेंट में हमने किया है डिटेल में, OH या O को रिप्लेस कर देगा और उसकी जगह पर X लगा देगा। तो यहां से Pi3 OH हटेगा, सभी केसेज में OH हट जाएगा, जहां भी X है X जुड़ जाएगा, Cl है Cl जुड़ जाएगा, I है I जुड़ जाएगा, X, तो यहाँ PX3 और यहाँ पर PX5 में POX3HX यानी POCl3HCl, यहाँ पर POH होल थ्राइस या फिर H3PO3 ये हो सकता था। तो इस तरह से इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रखना है, Pi3 इसको इस फॉर्मेट में भी ले सकते थे, जैसा कि अभी डिस्कस किया हमने कि यहाँ पर अगर करना है तो ये या फिर इसको रेड फॉस्फोरस प्लस I2 फ्रेशली प्रिपेयर्ड होने की वजह से ये या फिर ये लिया जाता है, तो इसे ध्यान रखोगे। नेक्स्ट हम चलते हैं, बाय द एक्शन ऑफ थायोनाइल क्लोराइड SOCl2 जब हम इससे रिएक्ट कराएंगे तो इसका फंक्शन भी यही होता है कि ये OH ग्रुप को रिप्लेस करता है Cl से, कहीं भी ये आए OH, और अगर एल्डिहाइड कीटोन में अगर आए तो O को कट मार करके Cl जोड़ देगा, तो इसमें SO2 गैस HCl गैस, तो ये बेस्ट मेथड माना जाता है। क्यों माना जाता है, प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोएल्कीन, क्योंकि इसमें दोनों ही साइड प्रोडक्ट SO2 एंड HCl आर इन गैसियस फॉर्म एंड इजीली सेपरेट आउट, तो हमें प्योर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड हो जाएगा, आसानी से रिमूव हो जाते हैं। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म, इससे चेन रिएक्शन फॉर्म होती है, और चेन रिएक्शन फॉर्म होगी तो इसमें मिक्सचर बन जाता है मोनो, डाई, ट्राई, पॉली। तो इस तरह से डायरेक्ट हैलोजिनेशन जब सनलाइट के प्रेजेंस में होते हैं तो इसमें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म रहेगा, जो 3 स्टेप में होता है। चेन इनिशिएशन, पहले स्टेप में फ्री रेडिकल बनता है, दूसरा चेन प्रोपेगेशन, फ्री रेडिकल अटैक करेगा ऑन एल्काइल ग्रुप, तीसरा टर्मिनेशन, चेन टर्मिनेशन में 2 फ्री रेडिकल कंबाइन करेंगे और वो दोनों फ्री रेडिकल कंबाइन करके रिएक्टिव सेंटर को, रिएक्टिव साइट को ब्लॉक कर देंगे और रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, चेन स्टॉप हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ हाइड्रोकार्बन से हम फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन से अगर हमें फॉर्म करना है तो एल्कीन से 2 तरीके हो सकते हैं, या तो हैलोजन एसिड को ऐड कर दिया जाए, एक तो ये है कि हैलोजन एसिड रिएक्ट करा दिया, ऐड कर दिया, और एक हैलोजन मॉलिक्यूल भी हो सकता है Cl2Br2, उसे भी ऐड करा सकते हो। तो यहाँ पर देखें तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। अब यहाँ पर ध्यान रखना, रिएक्शन मैकेनिज्म में हमने ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि जहाँ पर डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन सिमिलर एटम्स के बीच में होगा, जैसे इथीन है, इथाइन है, तो यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा। जहाँ पर डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में होगा, जैसे Cn हो गया, CO हो गया, तो वहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना, और इलेक्ट्रोफाइल पहले जोड़ा जाता है या न्यूक्लियोफाइल पहले जोड़ा जाता है। इलेक्ट्रोफिलिक में इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक में न्यूक्लियोफाइल, तो ये ध्यान रखोगे। यहाँ पर अगर सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल में कोई दिक्कत नहीं है, बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, एक जगह H एक जगह Cl ऐड कर दोगे। लेकिन इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में जो नेगेटिव पार्ट है, जो नेगेटिव ग्रुप है, नेगेटिव ग्रुप उस कार्बन पर जाता है जो हाईली एल्काइलेटेड है या जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं।
negative group goes to that double bonded carbon atom which contain less number of hydrogen atom or which is more alkylated. This is called Markovnikov rule. इसे मार्कोनिकोव या सिंगुलर प्लूरल का है मार्कोनिकोव भी कह देते हैं। तो ये अनसिमेट्रिकल है, तो Br यहाँ इस कार्बन पर जुड़ेगा और H इस कार्बन पर जुड़ेगा। इसे बुक्स वगैरह में हाइड्रोजन की फॉर्म में भी डिफाइन कर रखा है। अगर हाइड्रोजन की फॉर्म में डिफाइन करोगे तो हाइड्रोजन उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के पास जाएगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी, यानी जो लेस एल्काइलेटेड होगा। तो इसे ध्यान रखोगे। नेक्स्ट इसमें चलते हैं। यहीं पर अगर देखा जाए, बट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक परऑक्साइड, ऑर्गेनिक परऑक्साइड के प्रेजेंस में अगर हम इसे देखते हैं तो ऑर्गेनिक परऑक्साइड, यहाँ ये ध्यान रखना है, या तो लिखा हुआ आ जाए या इस तरह से फॉर्मूला आ जाए। ऑर्गेनिक परऑक्साइड की प्रेजेंस में नेगेटिव ग्रुप उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी या वो लेस एल्काइलेटेड होगा, और ये अपोजिट ऑफ मार्कोनिकोव है, इसलिए इसको एंटी मार्कोनिकोव या खरास इफेक्ट या परऑक्साइड इफेक्ट कह दिया जाता है। इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एंड ओनली इन केस ऑफ HBr, सिर्फ ये HBr के केस में पॉसिबल होता है। HCl HI अगर कुछ आ जाए, ऑर्गेनिक परऑक्साइड आ जाए, तो आप लोगों ने मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग ही काम करना है। एंटी मार्कोनिकोव सिर्फ HBr के केस में ध्यान रखोगे। HBr जब आएगा तो HBr फ्री रेडिकल ये मैकेनिज्म हो जाता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होने की वजह से मोर स्टेबल फ्री रेडिकल बन जाएगा, उसकी वजह से नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जाएगा जो लेस एल्काइलेटेड है या फिर जिस पर ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। ये अपोजिट ऑफ मार्कोनी या अगेंस्ट ऑफ मार्कोनिकोव होने की वजह से इसका नाम एंटी मार्कोनिकोव रूल रख दिया जाता है, या इसको परऑक्साइड इफेक्ट कह देते हैं, या फिर इसको खरास इफेक्ट कह देते हैं। तो ये इसके 3 नाम हो सकते हैं। तो इस तरह से Br इस बार यहां जुड़ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, हेलोएल्केन्स आल्सो फॉर्म बाय द एडिशन ऑफ X2 मॉलिक्यूल। अभी बताया X2 मॉलिक्यूल Cl2 Br2, तो इसमें जस्ट डबल बॉन्ड तोड़ना है और उसकी जगह OH Cl जोड़ देंगे। तो इसमें सिंपल सा है, डबल बॉन्ड ब्रेक करो, डबल बॉन्ड यहाँ से ये एक बॉन्ड को तोड़ देंगे और यहाँ पर X जोड़ दिया जाएगा। यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ Br जुड़ जाएगा। तो ये विस या विसिनल कंडीशन फॉर्म होती है इसमें। उसके बाद एलाइलिक क्लोरीनेशन, एलाइलिक ब्रोमिनेशन किया जाता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन फिर ये आता है कि भाई एलाइलिक ग्रुप क्या है। एलाइलिक ग्रुप होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये एलाइलिक ग्रुप है। एलाइलिक ग्रुप है एक विनाइल अगर इस तरह से हो, ये विनाइल ग्रुप है। इसके बाद क्रोटोन ग्रुप, अगर ये रिवर्ट हो जाए CH3 इस तरह से होकर ये है, तो ये क्रोटोन सिनाम, ये पता रहने चाहिए हमें ग्रुप। अगर CH3 की जगह C6H5 बेंजीन रिंग आ जाए तो इसको स्नाम ग्रुप कहते हैं। तो ये 4 के 4 ग्रुप पता रहना चाहिए, क्योंकि एलाइलिक हाइड्रोजन पूछा जा सकता है, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन पूछा जा सकता है, एलाइलिक क्लोरीनेशन यहां पर दिया हुआ है जो हम कर रहे हैं। डबल बॉन्ड के नेक्स्ट जो कार्बन होगा एक्टिवेटेड मिथाइल ग्रुप होगा, उसमें से जब हाइड्रोजन हटेगा या उसके जो हाइड्रोजन होते हैं उसको हम एलाइलिक हाइड्रोजन कहते हैं। तो एलाइलिक कंडीशन, एलाइलिक ग्रुप। तो यहां पर एलाइलिक क्लोरीनेशन,
अब यहां ध्यान रखना है Cl2, अगर 800 केल्विन, यदि 800 केल्विन टेम्परेचर हाई ले लिया तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। क्या होगा? एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। और यदि टेम्परेचर नहीं लेते, सिंपल Cl2 होता, तो ये एडिशन हो जाता। टेम्परेचर और ये कंडीशन आप लोगों ने ध्यान देना है। अगर टेम्परेचर है तो एलाइलिक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा, और अगर टेम्परेचर नहीं है तो डबल बॉन्ड टूटेगा और विसिनल कंडीशन फॉर्म हो जाएगी। तो इसको ध्यान रखेंगे। ऐसे ही एलाइलिक ब्रोमिनेशन, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड NBS आ जाए तो यहां पर भी ये एलाइलिक, ये हाइड्रोजन है। अगर हम देखें तो एलाइलिक हाइड्रोजन कौन सा होगा? एलाइलिक हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ होगा, ये वाला एलाइलिक है, ये वाला एलाइलिक है। तो ये एलाइलिक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा Br से, ये कंडीशन फॉर्म हो जाएगी, तो एलाइलिक हेलोजिनेशन हो जाएगा। हैलाइड एक्सचेंज, फिंकल स्टेन रिएक्शन, नेम रिएक्शन है, स्वार्ट रिएक्शन। यहां पर क्या करेगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मेटल हेलोजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा। अब यहां पर एक पॉइंट आप लोगों ने और ध्यान रखना है, मेटल रिएक्ट विद हेलोजन वेरी विग्रियसली, वेरी फास्ट एंड फॉर्म मेटल हैलाइड। जब कभी कहीं पर भी किसी रिएक्शन में मेटल और हेलोजन आ जाए तो तुरंत मेटल हैलाइड निकाल देना है, बाकी को जोड़ दो। हमेशा ध्यान रखना, जब तक दूसरे रिएक्टेंट रिएक्शन के लिए रेडी होंगे तब तक हेलोजन एंड मेटल रिएक्ट करके मेटल हैलाइड रिमूव कर देंगे। तो हमेशा एक्टिव मेटल एंड हेलोजन रिएक्ट वेरी विग्रियसली टू फॉर्म मेटल हैलाइड। तो इस पॉइंट को यहां पर ध्यान रखेंगे। तो मेटल हैलाइड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा, आई यहां रिप्लेस हो जाएगा, तो इसको फिंकल स्टेन रिएक्शन कह देंगे। स्वार्ट, अगर हम यहां पर AgF ले लेते हैं और ये कोवलेंट कंपाउंड होने की वजह से इसमें फ्लोरीन यहां रिप्लेस हो जाएगा, तो इस तरह से हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन हो जाती हैं, यहां से कर सकते थे। उसके बाद अब यहां पर फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहां प्रिपेयर कर सकते थे। ये नेम रिएक्शन पूछ ली जाती है कई बार, इंपॉर्टेंट भी है। तो इसमें क्या करना है भाई? सिल्वर सॉल्ट, इस सिल्वर सॉल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहां एसीटेट ग्रुप है, एसीटेट। तो ध्यान रखना, किसी भी एसिड का जब तुम H रिमूव करते हो तो उस एसिड में 8 एसीटेट, सल्फेट, क्यूपरेट, फॉर्मेट, नाइट्रेट, कोई भी एसिड है, कभी भी किसी एसिड में से H रिमूव करोगे तो उसका 8 वर्ड ऐड हो जाएगा। तो यहाँ सोडियम एसीटेट, सिल्वर एसीटेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम क्यूपरेट, कोई भी हो तो 8 वर्ड ध्यान रखोगे। तो यहां इसलिए ये एसीटेट बना, सिल्वर एसीटेट। करना क्या है? Br2, और इसको हुन्सडिकर या बोरोडीन हुन्सडिकर रिएक्शन कह देते हैं। इसमें बड़ा सिंपल सा है, इसमें तुम्हें करना है कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट को, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को Br2 से डिकम्पोज किया जाता है बाय डिजॉल्विंग इन CCl4। लेकिन इसमें ये कंडीशन ध्यान रखना कि इसमें 1 कार्बन लेस देन दैट ऑफ पेरेंट कार्बन। जो पेरेंट मॉलिक्यूल है उससे प्रोडक्ट वाले में 1 कार्बन लेस रहेगा। तो जहां कहीं भी 1 कार्बन रिड्यूस करने का कोई कन्वर्जन आए तो वहां इसको तुम यूज कर सकते हो। तो इस तरह से ये फॉर्म हो जाएगा। यहां से दे सकता था वो क्वेश्चन, मान लो क्वेश्चन उसने दे दिया कन्वर्ट, नेक्स्ट चैप्टर में ये आएगा, कन्वर्ट इथेनॉल इनटू मीथेनॉल, इथेनॉल को मीथेनॉल में कन्वर्ट करिए। तो बहुत सिंपल सा था भाई, इथेनॉल के लिए अब आप लोगों ने K2
Cr2O7 ऑब्लिक कंसंट्रेट एसिड H2SO4 ले सकते हो। तो यहां से ये क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, CH3COOH। अब क्या है, AgOH से रिएक्ट कराइए, COOAg। क्या करना था, Br2 बोरोडीन स्टिकर रिएक्शन CCl4 में तुम्हारे पास ये फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद एक रिएजेंट और पढ़ा रखा है, इसकी वीडियो आप लोगों को दे रखी है। तो यहाँ से ये कट हो जाएगा और यहाँ पर OH जुड़ जाएगा, तो मीथेनॉल फॉर्म हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। तो इसमें ऑर्गेनिक में आजकल पूरा कॉन्सेप्ट ही रिएजेंट का रह गया है। अब इथेनॉल से आपको मीथेनॉल कन्वर्ट करना था, इस रिएक्शन का भी यूज हो गया, बोरोडीन और स्टिकर रिएक्शन। इसमें बड़ा सिंपल था, क्या करना था भाई, पहले ऑक्सीडाइज करा दो। ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट तुम्हें K2Cr2O7 KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट एसिड करा रखा है, ऑक्सीडाइज कर देगा अप टू कार्बोक्सिलिक एसिड। डिटेल में रिएजेंट वाली वीडियो में पढ़ सकते हो। उसके बाद एक कार्बन रिड्यूस कर दिया, Br आ गया। अब X को OH से रिप्लेस कराने के लिए हमने दूसरा रिएजेंट भी करा रखा है वहां पर, एक्वस KOH AgOH Ag2O मोइस्ट। तो उसमें क्या करना था तुम्हें याद होगा, Br को हटा करके क्या जोड़ देंगे, OH। एक्वस KOH ले सकते थे, AgOH ले सकते थे, Ag2O मोइस्ट ले सकते थे। तो ये बहुत सारे रिएजेंट वहां पर तुम्हें करा रखे हैं रिएजेंट्स के उसमें। तो जब भी कन्वर्जन, कुछ नहीं है ऑर्गेनिक के अंदर, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिर्फ रिएजेंट मैकेनिज्म पता रहना चाहिए। प्रिपरेशन रिएजेंट की सहायता से होगा, कन्वर्जन रिएजेंट की सहायता से होगा। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएजेंट, व्हाट हैपेंस व्हेन, यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कन्वर्ट मिथाइल ब्रोमाइड इनटू मीथेनॉल, complete this reaction. What happens when methyl bromide is treated with aqueous KOH? Write one preparation of methanol from methyl halide या methyl bromide, methyl chloride। इस तरह से कोई भी फॉर्मेट आ जाए, हमें सिर्फ रिएजेंट पता रहना चाहिए। तो ये कर सकते हो, रिएजेंट की वीडियो में देख करके आप पूरा हो सकता है। अब यहां पर फ्रॉम एल्केन अमीन्स, तो अगला रिएजेंट फिर से वही रिएजेंट, टिल्डन रिएजेंट NOCl। NOCl का वहां पर फंक्शन तुम्हें बता रखा है कि जब कभी NOCl आएगा तो वहां तुम्हें बताया गया है NH2 रिप्लेस होकर के Cl ऐड हो जाएगा। जब कभी आपको NH2 को Cl में रिप्लेस करना पड़े, अब यहां क्वेश्चन आ जाए, कन्वर्ट इथाइल अमीन या इथेन अमीन, इथेन अमीन को तुमने कन्वर्ट करना है इथाइल क्लोराइड में, इथाइल क्लोराइड। बहुत सिंपल है, टिल्डन रिएजेंट तुम्हें याद रहना चाहिए, सिंगल स्टेप। तो प्राइमरी NH2 ग्रुप को जब कभी Cl में चेंज करना पड़े तो हमेशा ध्यान रखना टिल्डन रिएजेंट। इससे अगला करा रखा है, अगर OH में कन्वर्ट करना पड़े तो यहां से भी जा सकते थे तुम, यहां से एक्वस KOH, तो यहां से एक्वस KOH, या फिर डायरेक्ट भी आ सकते हैं नाइट्रस एसिड। एक और रिएजेंट आएगा HONO, NH2 ग्रुप को डायरेक्ट OH में कन्वर्ट कर देता है। अगला फ्रॉम एल्डिहाइड कीटोन, तो यहां से SOCl2 O को कट करेगा और O की जगह 2Cl ऐड कर देगा। तो इस तरह से हम इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आगे देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन्स। हेलोएरिन्स को हम बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये जो रिएक्शन होंगी वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के जरिए होती हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज दूसरे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को रिप्लेस करा देगा।
तो डायरेक्ट हेलोजिनेशन टेक्स प्लेस बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद द हेल्प ऑफ हेलोजन कैरियर। ये पॉइंट ध्यान रखना है। यहां पर आपको एक कॉन्सेप्ट और ध्यान रखना, मान लो इस तरह से आ जाए, बेंजीन रिंग पर कोई एल्काइल ग्रुप भी लगा हुआ हो और रिंग भी है। यहां अगर तुम लोगों को लाइट या हीट, तब तो तुमने साइड चेन से सब्स्टिट्यूशन कराना है। और यहां पर यदि हेलोजन कैरियर मिल जाए, हेलोजन कैरियर अगर आ जाए, तो तुमने रिंग से सब्स्टिट्यूशन कराना है। यहां पर तो रिंग सब्स्टिट्यूशन होगा, यहां पर साइड चेन, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। अगर लाइट आए, सनलाइट आए, तो क्या सब्स्टिट्यूशन होगा? साइड चेन। और यदि हेलोजन कैरियर आए तो क्या सब्स्टिट्यूशन होगा? रिंग। तो कर सकते थे X2 हेलोजन मॉलिक्यूल, X लग जाएगा, Cl2 लिया है, Cl रिप्लेस हो जाएगा, यहां जो H होगा, ये H यहां से रिप्लेस होकर के सब्स्टिट्यूशन यहां आसानी से हो जाता है हेलोजन कैरियर के प्रेजेंस में। तो क्या है इसमें, आगे देखें। मैकेनिज्म इसका 3 स्टेप्स में ये हो जाता है। बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है। पहला स्टेप क्या होगा इसका? फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले हेलोजन कैरियर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर देता है। हेलोजन कैरियर क्या करेगा? इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म करेगा। X पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव, Br पॉजिटिव। अब यहां पर ये ध्यान रखना, 5 रिएक्शन आती है: हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन। 5 की 5 उसी तरह से होती हैं। पहले इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, फिर इलेक्ट्रोफाइल एलिल रिंग पर अटैक करेगा और लास्ट में प्रोटॉन ट्रांसफर होगा। तो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म हो गया, क्लोरोनियमाइन, ये इलेक्ट्रोफाइल है। हेलोजन कैरियर ने इसको फॉर्म कर दिया। सेकेंड स्टेप में जब हम देखेंगे, इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन बेंजीन रिंग एंड फॉर्म कार्बोकैटायन विच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। अब यह यहाँ फॉर्म हुआ था, इस बॉन्ड ने यहाँ रोटेट किया, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव। तो ये इलेक्ट्रोफाइल ऑलवेज अटैक एट इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, हमेशा कहाँ अटैक करेगा? इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज कह देते हैं। अटैक किया, यहाँ पॉजिटिव बन गया, फिर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, ये पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, फिर से नेक्स्ट स्टेप में ये इधर आएगा, फिर से ये बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और उसके बाद इस तरह से ये चलता रहेगा। ये रेजोनेंस हाइब्रिड बन जाएगा, इन तीनों का इक्विवेलेंट। थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा? थर्ड स्टेप में प्रोटॉन ट्रांसफर होगा। तो थर्ड स्टेप में ये जो हेलोजन कैरियर एनाइन फॉर्म हो गया था, ये इस प्रोटॉन को यहाँ से अट्रैक्ट कर लेगा और ये यहाँ से वापस इलेक्ट्रॉन दे करके कट होकर के चला जाएगा और इस तरह से हेलो एरीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन ये फॉर्म हो जाएगा, HCl, और हेलोजन कैरियर एज सच एलिमिनेट हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिपरेशन एराइलकाइल्स, अभी पढ़ा था हमने। सनलाइट, सनलाइट अगर है तो कहाँ पर रिएक्ट करेगा? सनलाइट के केस में ध्यान रखना है साइड चेन। सनलाइट जब आती है तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन होगा, और अगर हेलोजन कैरियर अगर आता, हेलोजन कैरियर अगर आता तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होता। तो ये ध्यान रखना है हेलोजन कैरियर और लाइट के केस में क्या करना है।
देखो, फ्रॉम डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट, डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट से हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट में हम NaNO2 क्या फॉर्म कर लेंगे। सबसे पहले BDC बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट फॉर्म करते हैं। इसकी जगह हम यहाँ NaNO2 प्लस HCl लेते हैं और ये क्वेश्चन भी आता है NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें क्या कहेंगे, क्लोरो और ब्रोमो एजिन प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट विद क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड डिजॉल्विंग इन HCl HBr रेस्पेक्टिवली। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सैंडमेयर रिएक्शन। तो पहला जो स्टेप है, पहले स्टेप में हम एनिलीन को NaNO2 प्लस HCl से ट्रीट करके हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट फॉर्म करते हैं। उसके बाद फ्रेशली प्रिपेयर्ड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट क्यूप्रस क्लोराइड HCl में घोल करके क्लोरोबेंजीन बनाएगा। क्यूप्रस ब्रोमाइड HBr में घोल करके ब्रोमोबेंजीन बनाएगा। तो ये ध्यान रखना है। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट क्यूप्रस क्लोराइड 0 to 5 डिग्री सेल्सियस क्लोरोबेंजीन और यहाँ Br लेंगे तो ब्रोमोबेंजीन यहाँ पर फॉर्म होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आएगा, वाई वी यूज NaNO2 प्लस HCl इंस्टीड ऑफ HNO2। हम इस रिएक्शन में HNO2 ना लेकर के HNO2 की जगह पर NaNO2 प्लस HCl क्यों लेते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से रीजनिंग का क्वेश्चन तुम्हारा बनता है। तो इसमें आंसर तुम्हें देना था कि हम NaNO2 प्लस HCl इसलिए लेते हैं कि हम इससे फ्रेशली प्रिपेयर्ड HNO2 बना सकें। क्योंकि अगर HNO2 को कुछ समय के लिए रख दिया जाता है तो वो अनस्टेबल होने की वजह से डिकम्पोज हो जाएगा और हमें BDC का गुड प्रोडक्ट यानी यील्ड अच्छी नहीं मिलेगी। इसलिए हम यहाँ पर इसको यूज करते हैं इसकी जगह पर। तो यहाँ सैंडमेयर रिएक्शन से हम बना सकते थे। सैंडमेयर रिएक्शन में क्यूप्रस ब्रोमाइड लेंगे तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। यहीं इसका एक और फॉर्मेट आ जाता है। अगर हम मेटेलिक कॉपर ले लेते हैं, हम यहाँ पर मेटेलिक कॉपर ले लिया, मेटेलिक कॉपर क्यूप्रस की जगह मेटेलिक कॉपर, तो इस रिएक्शन को गेटरमैन रिएक्शन कह देते हैं। ये ध्यान रखना है। गेटरमैन रिएक्शन में सिर्फ ये डिफरेंस है सैंडमेयर और गेटरमैन में। सैंडमेयर में क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड लिया था, गेटरमैन में मेटेलिक कॉपर लेते हैं। लेकिन यील्ड या प्रोडक्शन सैंडमेयर में अच्छा आता है इन कंपैरिजन टू गेटरमैन, इसलिए सैंडमेयर को प्रेफर किया जाता है। तो यहां से हम आयोडो एरिन बना सकते थे। KI हीट करके आयोडो एरिन बन जाएगा। फ्लोरो एरिन बना सकते थे, HBF4 के साथ ट्रीट करके फ्लोरो बेंजीन बन जाएगा। इसको बाल्ज-स्कीमान रिएक्शन भी कह देते हैं। फ्लोरो एरिन वाली को बाल्ज-स्कीमान रिएक्शन कह दिया जाता है। तो यहां पर इससे फ्लोरीन ऐड हो जाएगा। तो इस रिएक्शन का नाम बाल्ज-स्कीमान रिएक्शन पूछ ली जाती है कभी कभी। हॉन्स डिकर अभी किया था। सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डिकम्पोज बाय Br2 बाय डिजॉल्विंग इन CCl4 फॉर्म ब्रोमोबेंजीन 1 कार्बन लेस देन द पेरेंट कंपाउंड। तो इसे कहते हैं बोरोडीन हॉन्स डिकर रिएक्शन। तो इस तरह से हम इनकी प्रिपरेशन कर सकते थे। फिजिकल प्रॉपर्टीज को अगर हम देखें, फिजिकल प्रॉपर्टीज पे जाते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स।
दोनों की कर सकते थे। तो पहला पॉइंट यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज का, हेलो एल्कीन्स जनरल कलरलेस स्वीट स्मेलिंग लिक्विड होते हैं। सॉल्युबिलिटी, तो यहाँ हेलो एल्कीन्स आर पोलर इन नेचर यट दे आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। यहाँ एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, पानी में सिर्फ वो सब्सटेंस सॉल्युबल होते हैं जिनके पास हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो फॉर्म होता है, फॉन, ओनली फॉन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं 3। तो ये हाइड्रोजन H बॉन्डिंग फॉर्म कर लेते हैं। सॉल्युबिलिटी इन वाटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहां हो जाएगा। अब यहां से क्वेश्चन तुम्हें दिया जाए, कोई सब्सटेंस दे दिया कि ये पानी में क्यों सॉल्युबल है और ये पानी में क्यों सॉल्युबल नहीं है, तो उस समय तुम लोगों ने देखना है कि अगर उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो वो सॉल्युबल होगा, और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती तो वो सॉल्युबल नहीं होता। तो इस तरह से फॉन, फ्लोरीन वाला, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनमें से कोई आ जाता तो वो वाटर सॉल्युबल हो जाता ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर Cl है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर हम देखें तो फॉन कॉल, तो इसमें से ये 4 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं। इनमें से सिर्फ ये 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, ये वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं करता। तो इसलिए क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगा। तो क्वेश्चन आ सकता है एल्काइल हैलाइड सॉल्युबल नहीं होते, क्यों नहीं होते? बिकॉज दे आर नॉट एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, पोलर होने के बावजूद भी स्लाइटली सॉल्युबल या इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं ड्यू टू नॉट एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ वाटर, बट soluble in organic solvent due to similar force of attraction. Melting and boiling point की अगर हम बात करें तो melting boiling point को जब हम देखते हैं, यहाँ पर ये पॉइंट फिर ध्यान रखना है कि melting point and boiling point directly proportional to molecular mass, inversely proportional to branching के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। तो यहां से क्वेश्चन ये आ सकता था, boiling point directly proportional to molecular mass, inversely proportional to branching in hydrocarbon chain, directly proportional to number of halogen atoms। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर इसको देखें, melting point and boiling point, chlorides, bromides, iodides are considerably higher than those of parent hydrocarbon से ज़्यादा हो जाएंगे पोलर नेचर की वजह से। अब यहां देखें Ri, Rbr, RCl, Rf, दिस इज बिकॉज विद द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द हैलोजन मैग्नीट्यूड ऑफ वान डर वाल फोर्स बढ़ जाएगा, इसलिए इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा। उससे आगे देखें क्लोरो आयोडो कंपाउंड्स, तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पर 2 हो गए, 3, 4, तो नंबर ऑफ हैलोजन भी इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ हैलोजन एंड मोलर मास दोनों पॉइंट इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये जब इंक्रीज होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। यहां पर देखें CH3, C2H5, C3H7, तो यहां मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है, मोलर मास इंक्रीज। तो इस तरह से हो सकता था। आगे हम देखें और यहां पर ब्रांचिंग,
एन आइसो, और इस तरह से देखा जाए ब्रांचिंग की वजह से यहाँ पर सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाएगा। सरफेस एरिया रिड्यूस होने की वजह से वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा, इसलिए यहाँ पर ऐसा होता है एल्केन चेन, बिकॉज वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेज। तो यहाँ अगर देखें ये एन ब्राइट, एन ब्रोमाइड, आइसोब्रोमाइड, टर्सरी ब्रोमाइड, एन में क्या रहेगा, स्ट्रेट चेन रहेगी Br। आइसो का मीनिंग होता है सेकंड कार्बन पर एक कार्बन आ जाए, CH3 आ जाए। टर्सरी, ये टर्सरी कार्बन होगा। इस तरह से जैसे जैसे हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर ब्रांचिंग बढ़ती चली जाती है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट और ये रिड्यूस हो जाएगा। सेम सिचुएशन आ जाती है फिजिकल प्रॉपर्टीज हेलोएरिन्स में, कलर्ड, आयनिक, क्रिस्टलाइन, हैवियर देन वाटर होंगे, इनसॉल्युबल इन वाटर होंगे ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मेल्टिंग इन बॉइलिंग पॉइंट नियरली सेम एज दैट ऑफ हेलोएल्केन्स। यहाँ पर सिर्फ ये पॉइंट ध्यान रखने हैं, एक दो। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा आइसोमर, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा आइसोमर quite higher than that of ortho and meta isomer. This is due to it has symmetrical structure. Therefore, its molecule can easily pack close in the crystal lattice. As a result, intermolecular force of attraction is stronger. So, amount of energy required to break lattice and it melts at high temperature. ध्यान रखना है, जो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होगा वो क्रिस्टल लैटिस में अच्छे से फिट हो जाता है, जिसकी वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। नेचर ऑफ CX बॉन्ड, CX बॉन्ड in alkyl halide is polar due to electronegativity difference between the carbon and halogen atom. कार्बन एंड हेलोजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से CX बॉन्ड पोलर नेचर का होता है। बट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन डिसोसिएशन एनर्जी। एज वी मूव डाउन द ग्रुप द साइज ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीजेज, साइज बढ़ेगा, ड्यू टू विच टेंडेंसी टू होल्ड H एटम ऑफ एल्काइल ग्रुप डिक्रीजेज। इन अदर वर्ड्स, स्ट्रेंथ ऑफ CX bond decrease and hence break easily. That's why reactivity order becomes Ri greater than RBr greater than RCl. तो इस तरह से नेचर ऑफ CX बॉन्ड हो सकता है, इसको हम कर सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड, केमिकल प्रॉपर्टीज में देखते हैं सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन of alkyl halide, nucleophilic substitution reaction of alkyl halide। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या रहता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रहता है जब एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज दूसरे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज से रिप्लेस कर दिया जाए, तो उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN रिएक्शन। तो इसमें हम देखें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डोमिनेट करती हैं, तो इसमें वीक न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस्ड बाय अनदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज से रिप्लेस हो जाएगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस आर ऑफ टू टाइप्स, SN1 एंड SN2। SN1 को हम देखें तो SN1 का जो मीनिंग है पूछ लिया जाता है, इससे क्वेश्चन भी आता है। तो SN1 रिएक्शन में क्या हो जाएगा? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है, मींस रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली वन रिएक्टेंट दैट इज एल्काइल हैलाइड। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो एक स्पीसीज पर डिपेंड करेगा, एल्काइल हैलाइड। इसलिए इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा?
यहाँ पर अगर रेट देखें तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RCl RX, तो यहाँ पर ऑर्डर हो जाएगा 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दीज रिएक्शन अकर्स इन 2 स्टेप्स, ये रिएक्शन 2 स्टेप में होती हैं। SN1 रिएक्शन टेक्स थ्रू कार्बोनियम आयन कार्बोकैटायन एज एन इंटरमीडिएट रिएक्टिंग स्पीशीज। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सिंगल रिएक्टेंट पर रेट डिपेंड करेगा। दीज रिएक्शन अकर्स थ्रू कार्बोकैटायन एज एन इंटरमीडिएट रिएक्टिंग स्पीशीज। उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, जब कार्बोकैटायन है, कार्बोनियम आयन फॉर्म हो रहा है, तो इसकी जो रिएक्टिविटी है वो टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी रहेगी। तो रिएक्टिविटी में फिर एक बार सुन लो, जब कभी रिएक्शन इंटरमीडिएट की हम बात करेंगे तो रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। अदरवाइज रिएक्टिविटी हमेशा स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहती है। कार्बोकैटायन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल, नाइट्रीन, कार्बीन, इन पांचों केसेज में रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, अदरवाइज रिएक्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ये ध्यान रखना। SN1 रिएक्शन मेनली टेक्स प्लेस बाय एनी डायरेक्शन, बैकवर्ड भी, फ्रंट साइड भी, ड्यू टू विच प्रोडक्ट फॉर्म इज रेसिमिक मिक्सचर, डेक्स्ट्रो और लीवो। रेसिमिक मिक्सचर का मतलब है 50% डी फॉर्म, 50% एल फॉर्म, फॉर्म बाय एक्सटर्नल कंपेंसेशन। एक्सटर्नल कंपेंसेशन से ये फॉर्म होते हैं तो उसको रेसिमिक मिक्सचर कह दिया जाता है। और यहाँ पर वाल्डन इन्वर्जन प्रेजेंट नहीं होता, एब्सेंट रहेगा, यानी डी एल में या एल डी में, तो यहाँ इन्वर्जन नहीं होगा, इसलिए वाल्डन इन्वर्जन एब्सेंट है। अटैक बैक से भी हो सकता है, फ्रंट से भी हो सकता है, इसलिए 50% डी फॉर्म, 50% एल फॉर्म। बाय एक्सटर्नल कंपेंसेशन इट मीन्स बाय 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल या सेपरेट मॉलिक्यूल्स की वजह से ऐसा हुआ, 50% डी और 50% एल। इस मिक्सचर को रेसिमिक मिक्सचर कह देते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से फॉर्म होगा। अगर हम देखें तो ये Cl यहाँ से रिमूव होगा, मेटल इसको ले जाएगा। अब ये O फ्रंट से भी अटैक होगा और बैक से भी। जब फ्रंट से होगा तो राइट साइड में आ गया, डी फॉर्म हो जाएगा। बैक से हुआ, लेफ्ट साइड में आ गया, एल फॉर्म हो जाएगा। तो ये दोनों 50-50 फॉर्म होंगे। इस 50 फॉर्म एल और 50 फॉर्म डी को एक्सटर्नल कंपनसेशन, अलग अलग मॉलिक्यूल से बने हुए हैं, इन्हें रेसिमिक मिक्सचर कह दिया जाता है। तो ये SN1 रिएक्शन होगी। इसमें अगर हम देखें मैकेनिज्म इसका देखें तो मैकेनिज्म में भी कुछ नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई। यहाँ पर पहले स्टेप में क्या हो जाएगा, कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, पहले ये ब्रेक होगा, ये इसको लेकर चला जाएगा, तो यहाँ पर कार्बोकैटायन ये फॉर्म हो गया, कार्बोनियम आयन फॉर्म हो गया, रिएक्टिंग इंटरमीडिएट, ये वर्ड यहाँ पर आ गया है, रिएक्टिंग इंटरमीडिएट, ये स्पीशीज है। उसके बाद न्यूक्लियोफाइल फ्रंट अटैक और बैक अटैक भी कर सकता है। ये बैक साइड अटैक किया है इसने, और ये फ्रंट अटैक। तो इस तरह से फ्रंट में एक ये बनेगा, बैक अटैक में ये बनेगा, दोनों मॉलिक्यूल डी और एल फॉर्म हो जाएंगे, और ये अभी हमने पढ़ा था रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह से SN1 रिएक्शन हो जाएगी। तो क्या ध्यान रखना था, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर, रिएक्शन का जो रेट है वो एक रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगा,
2 स्टेप में ये रिएक्शन होगी। कार्बोकैटायन एज एन इंटरमीडिएट रिएक्टिंग स्पीसीज बनेगा। रिएक्टिविटी, इसलिए रिएक्टिविटी ऑर्डर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री रहेगा। ये रिएक्शन फ्रंट से भी हो सकती है, बैक साइड से भी हो सकती है, इसलिए 50% डी और 50% एल फॉर्म इसमें ऑब्टेन्ड होंगे, जिसकी वजह से रेसिमिक मिक्सचर हमें ऑब्टेन्ड हो जाएगा। वॉल्डन इन्वर्जन इसमें नहीं रहेगा।